नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत के बाद दुनिया भर की नजर ईरान की तरफ थी कि ईरान रिटेलिएट करेगा और बड़े पैमाने पर या सरेंडर करेगा। ईरान ने सरेंडर करने का रास्ता नहीं चुना। जरूरी नहीं है कि इस दुनिया में सभी देश या उस देश की लीडरशिप सरेंडर वाली ही हो। उसने सरेंडर करना नहीं चुना। उसने रिटेलिएट किया और जोरदार, वो गोदी मीडिया वाला नहीं, जोरदार पलटवार। उसने जमीन पर जोरदार पलटवार किया, आसमान में जोरदार पलटवार किया, समंदर में जोरदार पलटवार किया। लेकिन इसी दौर में पिछले 3 दिनों से पूरी दुनिया की नजर, हमारे मोदी जी कहते हैं ना कि पूरी दुनिया हमारी ओर देख रही है। तो जब पूरी दुनिया हमारी ओर देख रही है तो दुनिया ने हमको गौर से देखा, और जब गौर से देखना शुरू किया तो दुनिया ने ही 37 सेकंड का एक वीडियो प्रसारित कर दिया। ये 37 सेकंड का वीडियो दुनिया भर में अब देखा जा रहा है। अलग अलग फेसबुक और एक्स हैंडल से ये 37 सेकंड का वीडियो प्रसारित किया जा रहा है, प्रचारित किया जा रहा है, क्योंकि ये 37 सेकंड का वीडियो साहेब के सरेंडर का सबसे बड़ा सबूत है। इससे बड़ा और कोई सबूत नहीं हो सकता है, और दुनिया भर में 56 इंची की फजीहत का इससे भद्दा और कोई उदाहरण नहीं हो सकता है। शब्दों का चयन हम फिर भी बहुत बहुत ही बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। जो देश की हमारे दुर्गति करवाई है, उसमें शब्द चुनना और ऐसे शब्द चुनना जिन शब्दों पर ऐतराज ना हो, ये बड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर ये लक्ष्मण रेखा शब्दों की मर्यादाओं खट जाए ना, तो पता नहीं क्या-क्या दिल से निकलेगी बात। खैर, अभी आगे देखिए भारत को कितना भुगतना पड़ेगा इस युद्ध की वजह से और साहेब की खामोशी की वजह से। क्योंकि अब तो दुनिया की सबसे बड़ी तेल कंपनी में आग लग गई है। 6 लाख बैरल का तो पर डे का मार्केट में अब क्राइसिस होने जा रहा है, सीधा एक जगह से। बाकी तो पूरा का पूरा मिडिल ईस्ट ही इस समय ठप है, लेकिन सिर्फ एक कंपनी से, जो दुनिया की नंबर 1 कंपनी है अरामको, वो बंद हो गई रिफाइनरी। 6 लाख बैरल पर डे का उसी से नुकसान होने जा रहा है। अब दुनिया के तेल मार्केट से 6 लाख बैरल एक ही कंपनी का माइनस हो जाएगा, तो अब देखिए कहाँ भगेगा रेट। खैर, ये मामला तेल का नहीं है, ये मामला सरेंडर का है। मैं आपको कुछ खबरें दिखाता हूँ, लेकिन उससे पहले हेमंत अत्री जी को ले आइए स्क्रीन पर, जोड़िए। स्वागत है हेमंत भाई। कुछ खबरें दिखाइए। सब खबरें और सारी बातें आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। दुनिया गोल है तो खबरों की दुनिया भी गोल है, ऐसा तो है नहीं खबरों की दुनिया चौकोर हो जाएगी। इजरायली राजदूत बोले ये देखिए क्या होता है कि अपने, कई बार होता है कि अपने लोगों को, जो अपने इशारे पे चल रहे हैं, उनकी इज्जत बचाने के लिए कुछ-कुछ करना पड़ता है। लेकिन कई बार वो जानबूझकर ऐसा कर देते हैं कि और बेइज्जत हो जाए जिसको, जिसकी इज्जत बचानी है। इजरायली राजदूत बोले कि मोदी को पता नहीं था हमला होगा। पीएम का इजरायल दौरा खत्म होने के बाद ईरान पर अटैक को मंजूरी दी। अब ये बताइए किसको बेवकूफ बना रहा है इजरायल का राजदूत? जब मोदी जी इजराइल गए थे, इस देश में सिर्फ ये नहीं कह रहे हैं कि हम ही बहुत बड़े होशियार हैं। इस देश के तमाम बौद्धिक लोगों ने, तमाम बौद्धिक लोग ही नहीं, अपोजिशन ने भाई इस देश की चर्चा शुरू कर दी थी। ये विमर्श का मुद्दा था भारत में कि जब युद्ध के मुहाने पर खड़ा है इजराइल ईरान के साथ, तो मोदी जी को उस देश के दौरा करने की जरूरत क्या थी? ये सवाल कांग्रेस ने उठाया, ये हमने डिबेट की है। 25 तारीख 26 तारीख में ईरान पर हमला होगा, ये अमेरिका के खुफिया अधिकारी ने बयान दिया था। इस पर भी हमने वीडियो किया, आपको बताया था कि ये अमेरिका के खुफिया अधिकारी का दावा है कि 25-26 में अटैक हो जाएगा। पूरी दुनिया को पता था, ये आंख बंद करके, कान बंद करके गांधी जी बंदर बने घूम रहे थे। हैं? कुछ नहीं पता था। और ऐसा प्रधानमंत्री जिसको कुछ पता ही नहीं दुनिया में क्या हो रहा है, या इजरायली राजदूत, मतलब इसने भी
मतलब इजरायली राजदूत को भी लग रहा है इस सबसे समझा दिया है कि भारत के लोग मूर्ख नहीं समझते हैं कुछ। ये भ्रम उसको भी हो गया है लग रहा है। उसको बताया गया होगा, या इजरायली राजदूत भारत में रहता है, उसने इतने दिन में आकलन कर लिया होगा कि जो ऐसे नेतृत्व को चुन सकता है जो देश, उसकी बौद्धिक क्षमता हो सकता है उसने भी जो है फॉर ग्रांटेड ले ली हो। यही हो सकता है ना, कि वो समझा हो कि अरे जब जो लोग ऐसे ही लोगों को चुन रहे हैं उनको क्या है, उनको कुछ भी बोल दो मान लेंगे। खैर, आगे चलिए। अभी ये एक हेडलाइन है, इसके आगे बढ़िए, एक एक पॉइंट में जरा समझेंगे और सबको जोड़ के देखिएगा, लाते जाइए जब तक। हाँ, ये देखिए, व्लादिमीर पुतिन का रिएक्शन क्या था खामेनेई की मौत पर। पुतिन कॉल्स द डेथ ऑफ ईरान्स अली खामेनेई ए क्लिनिकल मर्डर। हटा दीजिए, सीधा सीधा, कोई घुमा फिरा के नहीं कहा, सीधा स्पष्ट। अगला, अगला लाइए। ये रूस हो गया, वो धड़ा जो दुनिया में कहते ना कि बाइपोलर वर्ल्ड, जो दूसरा पोल तैयार करता है, वो दुनिया क्या रिएक्शन दी है। चाइनीज मिशन टू यूएन, उसने भी सीधा सीधा क्या लिखा, एफएम स्पोक्सपर्सन, द अटैक एंड किलिंग ऑफ ईरान सुप्रीम लीडर इज ए ग्रेव वायलेशन ऑफ ईरान सॉवरेनिटी एंड सिक्योरिटी. It tramples on the purposes and principles of the UN Charter and basic norms in international relations. China firmly opposes and strongly condemns it. मजबूती से विरोध करता है और निंदा करता है। We urge the for an immediate stop to the military operations, no further escalation of the tense situation and joint effort to maintain peace and stability in the Middle East and world at large. बहुत स्पष्ट, ये देखिए नीचे भी वही बात है जो वहां पे छोटे में था, ये पूरा फोटोग्राफ के साथ लगा हुआ है। बहुत साफ साफ लिख दिया जो है कि हम फॉर्मली अपोज करते हैं और स्ट्रांगली कंडेम करते हैं। यही शब्द तो डिप्लोमेसी में महत्वपूर्ण होते हैं, फॉर्मली अपोज एंड स्ट्रांगली कंडेम। चलिए हटा दीजिए, अब अगला लाइए। ये देखिएगा, खामनेई की मौत पर दुनिया में बाकी लोगों ने क्या कहा। अब अगला लाइए, अगला लाइए स्क्रीन पर भाई, ये पढ़िएगा। अंग्रेजी है, मजबूरी में पढ़ना पड़ रहा है, थोड़ी देर हम हेमंत जी को आराम दिए हुए हैं, फिर आगे ये पढ़ेंगे सब। यहाँ पर जो बाएं तरफ है ये शहबाज शरीफ की पोस्ट है और दाहिने तरफ नरेंद्र मोदी की। शहबाज शरीफ, वो शहबाज शरीफ जिसको डोनाल्ड ट्रंप कहता है कि आतंकवाद से लड़ाई में हमारे साथ सबसे मजबूत साझेदार, जिसके फील्ड मार्शल को अपने साथ खाने के टेबल पर बिठा करके खाना खिलाता है, वो शहबाज शरीफ क्या लिखता है। द गवर्नमेंट एंड द पीपल ऑफ पाकिस्तान ज्वाइन द पीपल ऑफ ईरान इन देयर आवर ऑफ ग्रीफ एंड सॉरो एंड एक्सटेंड द मोस्ट सिंसियर कंडोलेंसेज ऑन द martyrdom of his एमिनेंस आयतुल्ला सैयद अली खामनेई। मतलब उनकी शहादत पर सिंसियर कॉन्डोलेंस, और पूरा देश ज्वाइन कर रहा है, मतलब ईरान के साथ खड़ा है पाकिस्तान। पीपल ऑफ पाकिस्तान ज्वाइन द पीपल ऑफ ईरान। पाकिस्तान also expresses concern over violation of the norms of international law. पाकिस्तान ने इंटरनेशनल अंतरराष्ट्रीय कानूनों के उल्लंघन पर भी चिंता जताई। और कौन उल्लंघन कर रहा है, अमेरिका और इजराइल, लेकिन पाकिस्तान ने चिंता जताई। इट इज एन एज ओल्ड कन्वेंशन दैट द हेड्स ऑफ स्टेट ऑब्लिक गवर्नमेंट शुड नॉट बी टारगेटेड। ये एक बहुत पुरानी, मतलब वो तय परंपरा हो चुकी है, नीति हो चुकी है कि किसी भी हेड ऑफ स्टेट को, मतलब राष्ट्राध्यक्ष को टारगेट नहीं किया जाएगा, नहीं करेंगे, नहीं किया जाना चाहिए। वी प्रे फॉर द डिपार्टेड सोल, मे अल्लाह ऑलमाइटी ग्रांट पेशेंस एंड स्ट्रेंथ टू द इरानियन पीपल टू बियर दिस इररिपेरेबल लॉस। एकदम स्पष्ट, मतलब अमेरिका और इजराइल के अटैक और खामेनेई की मौत पर
अमेरिका और इजराइल के खिलाफ ओपन स्टेटमेंट इसको आप कह सकते हैं, जैसे पुतिन और चीन का है वैसे ही साम्राज्य। अब जरा दाहिने तरफ आइए, ये हमारे विश्वगुरु जी हैं। विश्वगुरु जी क्या लिखते हैं? spoke with president of the UAE, my brother Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan strongly condemned the attack on the UAE and condoled the loss of lives in these attacks. India stands in solidarity with the UAE in these difficult times. मैंने यूएई के जो है राष्ट्रपति और मेरे भाई शेख नाहयान से बातचीत की और यूएई पर हुए अटैक की कड़ी निंदा की, और जो मौत हुई है, वहां पर लोगों की जिंदगियां गई हैं, उस पर मैंने दुख जताया है। इंडिया मतलब भारत बड़ी मजबूती से यूएई के साथ इस कठिन समय में खड़ा है। Thanked him for taking care of the Indian community living in the UAE. We support de-escalation, regional peace, security and stability. अब आप समझिएगा बस, जो भी लोग ये अंधभक्तों के लिए नहीं, ये कार्यक्रम बिल्कुल साफ कर दे, जो भी लोग भारत को, भारत की संप्रभुता को, भारत की फॉरेन पॉलिसी को समझते हैं, उनके लिए मैं कह रहा हूं। अटैक किसने किया? अमेरिका और इजराइल ने। किस पर किया? ईरान पर किया। सबसे बड़ी क्षति क्या हुई? ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई और उनके साथ बहुत सारे 48 लोग, लेकिन मुख्य रूप से सुप्रीम लीडर की मौत हुई, उनको मार दिया अमेरिका और इजराइल ने। ये हमारे विश्व गुरु किसको निंदा किसकी कर रहे हैं? हमारे और हेमंत जी के बीच झगड़ा हुआ, दोनों लोग एक दूसरे पर पत्थर फेंके, एक आध पत्थर छटक करके रोहतक के किसी कोने में और चला गया है, उसके भी गाल पर निशान आ गया। हम उसको फोन किया, आपके गाल पे निशान आया, हम बहुत चिंतित हैं और हम आपके साथ खड़े हैं। हम दोनों में किसकी क्षति हुई है, या हम दोनों से, और हम दोनों का कॉमन फ्रेंड अपने आप को बताता है। वो ईरान का भी अपने आप को कॉमन फ्रेंड बताता है, और वो जो है अमेरिका को भी अपना कॉमन फ्रेंड, माय डियर फ्रेंड बताता है। लेकिन उन दोनों के बारे में नहीं बात कर रहा है, वो बात कहीं तीसरे, जिसके गाल पर खरोच है उससे पूछ रहा है, गाल पर खरोच है, बोरो प्लस भिजवाता हूँ तुम्हारे पास। इसको अब फिर वही बात है कि व्हाट ए नॉनसेंस बोल दिया था संसद में राहुल गांधी ने, तो स्पीकर साहब कहे कि रिकॉर्ड से बाहर करो। मतलब ये क्या है, क्या है? अच्छा, इसके बाद मैं तुरंत बाद इसके मैं और कुछ दिखाना चाहता हूं, लेकिन तुरंत बाद एक मोदी जी की 37 सेकंड की क्लिप थी, वो सुनेंगे आप तो और क्लियर हो जाएगा कि ये क्या था जो मैं कह रहा हूं। आप ही जवाब देंगे, ये कुछ नहीं था, ये सिर्फ और सिर्फ सरेंडर था। एक 37 सेकंड का वीडियो है, वो सुनवाइए। India and Iran are not new friends. Our dosti is as old as history. Through centuries, our societies have stayed connected through art and architecture, ideas and traditions, and culture and commerce. ये 2016 में ईरान गए थे, और वहां पे पूरा जो लिख करके पूरा देखिए ना, पूरा का पूरा, शायद तब इतनी टीपी वाली व्यवस्था इतनी प्रचंड नहीं थी, तो पूरा लिखा हुआ पढ़ रहे थे, बाकायदे दोस्ती वोस्ती सब वहां पे गांठ के आए थे कि हमारी तो सदियों पुरानी दोस्ती है, आर्ट एंड कल्चर एंड ट्रेडिशन एंड क्या क्या जो भी है, एग्जीबिशन ट्रेडिशन सब, साहित्य बंदियों पर सदियों पुरानी दोस्ती। सदियों पुराना दोस्त जिसके साथ आप चाबहार का डील करके आए। आप सोचिए, नरेंद्र मोदी ने इस देश के कथित रूप से तेज धीमा जो भी चैनल है, उस चैनल के इंटरव्यू में कहा था कि मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि है कि मैं चाबहार पोर्ट, या आप लोग, मैं क्लिप नहीं चला सकता, आज तक की क्लिप है, उसके इंटरव्यू में कहा था कि मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि, आप सोचिए, सबसे बड़ी बार बार बोल रहा हूं, सबसे बड़ी उपलब्धि है कि मैं चाबहार पोर्ट की डील करके आया हूं। चाबहार पोर्ट जब भारत का होगा, भारत के एक्सेस में होगा, भारत के लिए होगा, तो हम कहां तक व्यापार करेंगे।
वो ईरान भाई साहब, उस ईरान का जिस सुप्रीम लीडर के रहते हुए आप उसके साथ अपने संबंधों के दम पर इतने डील किए थे, उसकी मौत पर आप एक लाइन नहीं लिख पाए। ये दुनिया में भारत के प्रति लोगों का भरोसा कितना कमजोर करेगा हेमंत भाई। बाकी और सब बाद में दिखाएंगे, पहले भी यहीं पर आपके पास कितना भरोसा कमजोर करेगा। लोग कहेंगे इस पर क्या भरोसा करने, किसी का सगा नहीं है। नहीं आशीष भाई, ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है सारी की सारी। जिस तरीके से भारत ने बिल्कुल अपने आप को दरकिनार कर लिया एक तरीके से इस पूरे विवाद में। भारत ना 3 में है, ना 13 में है, ना कोई चर्चा है, ना कोई परिचर्चा है, कहीं कोई चक्कर ही नहीं, आउट बिल्कुल। दुनिया की चौथी बड़ी हम अर्थव्यवस्था कहते हैं अपने आप को। उसके बाद हमारी स्थिति यह है कि हमें कहीं हमारी कोई भूमिका ही नहीं है किसी भी रूप के अंदर। आपने चाइना की बात की, आपने अपने रशिया की बात की, उन दोनों का स्टैंड तो क्लियर है इसके ऊपर, सब बिल्कुल क्लियर है। लेकिन जो आपने सबसे आपत्तिजनक चीज दिखाई वो है शहबाज शरीफ बनाम नरेंद्र मोदी। शहबाज शरीफ क्या चीज है? बेसिकली आज की तारीख में जो पाकिस्तान है वो चाइना की गोदी में तो था ही था, आपने ऑपरेशन सिंदूर में देखा किस तरीके से। वो साइमल्टेनियसली वो अमेरिका के टुकड़ों पर पलने वाला देश है। अमेरिका के टुकड़ों पर, मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ ही शब्द कह रहा हूं। अमेरिका की कठपुतली है उनका, जो भी अपना आर्मी चीफ कह लीजिए, अब तो उसको और बड़ा बना दिया था ट्रंप ने। शहबाज शरीफ ने उसकी प्रमोशन नहीं की थी, ट्रंप के कहने से ही वो उसको बनाया था फील्ड मार्शल। ट्रंप के हाथ में 24 घंटे कटोरा लेके खड़े रहते अमेरिका के सामने। उनके अंदर भी इतना स्वाभिमान, एक फेल्ड स्टेट जिसको हम पाकिस्तान बोलते हैं, इतना स्वाभिमान, इतनी हिम्मत और ये गैरत है कि वो गलत को गलत और ठीक को ठीक कह सकते हैं। हेड ऑफ स्टेट को इस तरीके से एलिमिनेट करना, उसकी जघन्य हत्या कर देना, ये किसी अंतरराष्ट्रीय कानून में नहीं है आशीष भाई, किसी में भी। और ये चीज कोई भी करे, वो हमारा दोस्त हो चाहे शत्रु हो, उसकी निंदा की ही जानी चाहिए। क्योंकि आप दुनिया में एक स्टैंडिंग के देश हो, भारत कोई छोटा मोटा देश नहीं है। उसके बावजूद भी भारत जैसा मजबूत और संप्रभु उसके देश का मुखिया अब तक निंदा तो छोड़िए, एक शोक संदेश नहीं देता हमने की मौत पर। और जो आपने वीडियो दिखाया उसमें अगर आप लिटरली ट्रांसलेशन करोगे तो क्या है, हमारी दोस्ती ईरान के साथ उतनी पुरानी है जितना इतिहास पुराना है। ये कहा ना, एज ओल्ड एज द हिस्ट्री इटसेल्फ। ठीक। और उस देश के, अच्छा ईरान ने तो सदा भारत की मदद ही मदद की, सदा। ये धर्म की राजनीति तो अब आई ना डिप्लोमेसी के अंदर, क्योंकि डंका बजाना है। तो कल वाकया कह रहे थे खड़े होकर इजराइल के अंदर कि हमारे देश में किसी भी यहूदी के खिलाफ आज तक कुछ नहीं हुआ। हिंदुस्तान में यहूदी हैं कितने, कोई पूछेगा कितने यहूदी हैं, ढूंढ के दिखाओ आप। लेकिन कह दिया उनका जन्म स्थान मातृभूमि भारत है, फादरलैंड इजराइल है। ये ज्ञान दे के आए वहां। फादरलैंड और ढूंढ लिया, मदरलैंड तो अब तक पता था आपको। थोड़े दिन पहले फादरलैंड कुछ और था, थोड़े दिन बाद कुछ और ना हो जाए, चिंता यही है। लफाजी करना एक बात है, लेकिन डिप्लोमेसी में सीधा खड़े रहना और मुद्दे की बात कहना एक बहुत बड़ी चीज होती है। ऐसी क्या मजबूरी थी, ऐसा क्या डर है जो नेतन्याहू और ट्रंप, उनसे आगे आपकी दुनिया ही खत्म होगी सारी। तो अच्छा, शुरुआत आपने गजब कर दिया आपने, वो जो दिखाया पोमेरियन का, जो आपने इंटरव्यू का वो दिखाया इजरायली राजदूत का। वो कहता है कि मोदी जी को पता ही नहीं था हमने फैसलाबाद में लिया। पूरी दुनिया को पता था, केवल मोदी जी को नहीं पता था कि हमला होने वाला है ईरान पे। कमाल देखिए आप, कह कौन रहा है, इजराइल का राजदूत। इसको ये किया तो किया गया है डैमेज कंट्रोल के लिए, लेकिन इसने डैमेज और ज्यादा स्प्रेड कर दिया। इसमें जब आप ये बात कहते हो कि मोदी जी को नहीं पता था आशीष भाई, तो अकेले मोदी जी की क्रेडिबिलिटी नहीं, हमारी जितनी इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं, हमारी जो रॉ है, उसको भी पूर लाइट में दिखाता है कि हमारी एजेंसियां तो फेल है। उनको पता ही कुछ नहीं, और उनको कुछ नहीं पता तो प्रधानमंत्री को कुछ नहीं पता। इजराइल का राजदूत ये कह रहा है कि हमारी जो इंटेलिजेंस है वो मिजरेबली फेल है, यही कहना चाह रहा है कि मोदी जी को नहीं पता था। कमाल कर दिया आपने। आशीष चित्रांशी को नोएडा में बैठे हुए पता है कि होने वाला है, वो पेंटागन वाले बैठ के कह रहे हैं वहां पे अटैक होने वाला है। राणे भी रिपोर्ट किया होगा, और ये कह रहा है इजराइल का राजदूत कि वो फैसलाबाद में लिया था। अब सामने आ रही है बात कि वो फैसला हफ्ता पहले लेना था, अटैक पहले करना था, लेकिन उस समय कुछ स्पेसिफिक इंटेलिजेंस इनपुट्स की कमी थी। उन कोऑर्डिनेट्स को वो स्ट्रेंथन कर रहे थे, इसलिए दे वर ट्राइंग टू बाय टाइम, समय को आगे लटका रहे थे। उसी के चक्कर में ओमान को बीच में लेकर के बातचीत की नौटंकी की गई। ध्यान रखिएगा। मुझे मैं एक बीच में एक सवाल बस, दो बात। एक तो आपने जबरदस्त चीज अंडरलाइन की कि
इजराइल ने बेसिकली बेइज्जत कर दिया ये कह करके हमारी सारी इंटेलिजेंस को उसने धता बता दिया। दूसरी बात पूरे ये सिस्टम को, कि पूरे सिस्टम को। कि वो जो टाइम बाय वाला प्रोसेस उसका था, क्या उसमें मोदी का भी उसने इस्तेमाल कर लिया कि चलो यार इसको बुला लेते हैं 2 दिन, इसके बहाने टाइम पास होगा? नहीं नहीं नहीं, इसको डिफ्लेक्शन कहते हैं डिप्लोमेसी की भाषा में। आशीष चित्रांशी कुछ बहुत गंभीर ऑपरेशन करने जा रहे हैं और वहां जाके मैं बैठ गया, तो आम लोगों को ये लगेगा कि नहीं नहीं कुछ नहीं, सब ठीक है। हाँ दोनों दोस्त भी इकट्ठे मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, चीयर्स कर रहे हैं, हाँ। बात खत्म होगी। तो वो ध्यान भटकाने के लिए मोदी का विजिट नाउ ए डेज इन डिप्लोमेटिक सर्कल्स, इट इज बीइंग टर्म्ड एज ए कवर अप, लोगों का ध्यान भटकाने के लिए। जो तैयारी है वो तो सेनाओं ने करनी है, नेतन्याहू ने तो घोड़े कसने नहीं, वो तो जो मिलिट्री है, आईडीएस, इजरायली डिफेंस फोर्सेस, वो कर रही है जो भी करना है। लड़ाई की तैयारी करनी है अमेरिका ने, जो करनी है वो फोर्सेस करेंगी। नेता का क्या है कि नेतन्याहू नॉर्मल दिखे, नेतन्याहू अपने सारे काम काज रूटीन में कर रहा है, एक फॉरेन हेड ऑफ स्टेट आया हुआ है, तो इसको कवर अप बोलते हैं कि उसी की आड़ के अंदर, और जो काम करना है वो चल रहा है। इसने आशीष भाई भारत की ऐसी नाक कटाई है इस दौरे ने, आप कल्पना नहीं कर सकते। पूरी दुनिया के अंदर मैसेज क्या जा रहा है, होगा नहीं ये, लेकिन मैसेज जो जा रहा है वो ये जा रहा है कि मोदी इस षड्यंत्र में शामिल है, ईरान पे जो कुछ हो रहा है ये। और अब तो एक चीज और है कि ये ईरान अमेरिका कुछ नहीं है, ये तो एप्स्टीन की आत्मा करवा रही है सब कुछ, ये भी चल रहा है। ये एप्स्टीन के कागज किसी के पास है, वो ट्रंप के साथ क्या कर रहा है, वो बाकियों के साथ क्या कर रहा है। ट्रंप की आत्मा ने जितने बच्चों का जीते जी शोषण किया, उससे कहीं ज्यादा अब दुनिया भर के बच्चों पर, खासतौर पर मिडिल ईस्ट में जो स्थितियां चल रही है, वो कहीं ना कहीं वो आत्मा, वो सब ये सब इस तरह की बातें लगातार हैं। आप इंटरनेशनली अगर आप उसको देखेंगे तो मूल सवाल आशीष भाई ये है कि भारत की बैकबोन कहां चलेगी, हमारी रीढ़ की हड्डी कहां चलेगी। हम तो सुबह से शाम तक लफाजी के अलावा कुछ करते ही नहीं, यहां डंका बजा दिया, फिर वहां बजा दिया, फिर ये कर दिया, हाँ हाँ कर दिया। अंग्रेजी आपको नहीं आती, बाहर जाते हो तो हिंदी बोलने में आपको शर्म महसूस होती है, तो फिर नई भाषा का इजाद कर लिया, हाँ 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 की जब फिर अगलों में से। सवाल ये कि जो ये महत्वपूर्ण मुद्दे हैं इनका क्या होगा। ईरान के मसले पे अटैक को लेकर के पाकिस्तान निंदा कर रहा है भाई, किसकी, इजराइल की तो कर सकता है, अमेरिका की भी निंदा कर रहा है। और आप मेरे ब्रदर एमबीएस से बात कर रहे हो। सुबह आपने जो वीडियो दिखाया था जिससे बड़ा मन खट्टा हुआ, जिसमें वो आपके हिंदू रक्षा दल वाले क्या कर रहे थे, दिखाया था आपने, क्या था वो। अगर कम्युनल लाइंस के ऊपर जो शब्द उन्होंने प्रयोग किए खामनेई जी के लिए दिवंगत, तो ये भाई साहब कौन है जो माई ब्रदर है कम्युनल लाइन पे देखोगे तो कम्युनल लाइन में भी इन्होंने सिलेक्ट कर लिया कि ये भाई है, ये शत्रु है। ये देखिएगा, यहां लाके खड़ा कर दिया, और यही इकोसिस्टम डेवलप किया गया है ओवर ए पीरियड ऑफ 12 ईयर्स। इन्हें कोई मतलब नहीं। आपको पता है अरामको के ऊपर हमला करने के बाद तेल की कीमतें और फर्दर बढ़ गई, पूरे देश में ऑयल की एनर्जी सप्लाई अनस्टेबल हो गई, पूरी दुनिया के अंदर और ज्यादा नुकसान होगा। ये भाई अपने, इनको कोई मतलब ही नहीं, वही घिसे पिटे बात, स्टेबिलिटी, पीस, फला। अरे भैया ईरान और अमेरिका के बीच में जो रहा है उस पर आपकी क्या राय है, ये बता दो। खामनेई साहब का जो ये हुआ है जघन्य है, इस पे कुछ बता दो। उस पर कोई शब्द नहीं बोल रहे। आशीष भाई भारत इतना कमजोर कभी नहीं था। डॉक्टर मनमोहन सिंह की भी एक वीडियो थी, अगर हो सके तो उसके बाद भी पता लग जाएगा कि 56 इंची कौन था, और 56 इंची कहने की बात नहीं होती, दिखाने की चीज होती है। सुनाइए। The audience of some of our future speakers. As far as the invasion of Iraq is concerned, it was our sincere view that it was a mistake. But this incident, ladies and gentlemen, इसमें एक बात, शायद पीछे अमेरिका का भी झंडा दिखा मुझे। नहीं ये अमेरिकन प्रेस क्लब है, नेशनल प्रेस क्लब है, इंडियन प्रेस क्लब नहीं, वहां का प्रेस क्लब है, अमेरिका का है ना। अब अमेरिका आप वाले में खड़ा होकर के, आप वाले तो यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते भैया, पूरे कैरियर में नहीं किया आज तक। वो अमेरिका में रोज करते थे, जब भी जाते थे करते थे, ओपन क्वेश्चंस लेते थे, कोई समस्या। और अमेरिका में खड़े होकर के वो उनके स्टेप को मिस्टेक बता रहे हैं कि गलती किया है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वो डंकापति नहीं थे ना, उनको समझ थी चीजों की, वो लफाजी नहीं करते थे। ही यूज्ड टू स्पीक फ्रॉम हियर, हमेशा दिमाग से प्रयोग, क्योंकि उनको समझ थी इश्यूज की।
इश्यूज की जब किसी भी बात करना पता हो तो फिर हाँ हाँ ही करना बच जाता है। आज मैं कहीं पढ़ रहा था तो उसमें बड़ी एक इंटरेस्टिंग ड्राइव लिया मोदी के ऊपर कि कुछ नहीं करने की जरूरत है मोदी जी को, बयान बयान तो देंगे नहीं। तो इसमें तो भारत ने मान लिया कि भाई बयान तो बनता नहीं, वो तो हिंदू रक्षा दल वालों ने बता दिया। उन्होंने कहा कि जब ट्रंप लगातार ये दावे कर रहा है कि हमने भारत और पाकिस्तान को धमकी दी कि टैरिफ ठोक देंगे वरना युद्ध बंद करो, तो भारत पाकिस्तान ने बंद कर दिया। तो अब मोदी जी को भी यही धमकी देनी चाहिए कि ओए ट्रंप, ओए नेतन्याहू, या तो ईरान पे हमला बंद करो नहीं तो हम टैरिफ ठोक देंगे, क्या पता लड़ाई रुक जाए। अब मोदी जी की इस तरीके से फिरकी ली जा रही है पूरे उसमें, भाई वो कर सकता है लड़ाई बंद तो आप भी कर दो। मोदी जी कुछ कहिए तो, बोल ही कुछ नहीं रहे। इतना बड़ा एक दुनिया में वो चल रही है, पूरी दुनिया की इकोनॉमी डिस्टर्ब होगी, एनर्जी सिक्योरिटी डिस्टर्ब होगी, सब कुछ डिस्टर्ब होगा, स्टेबिलिटी डिस्टर्ब होगी मिडिल ईस्ट की, और आपके मुंह से एक शब्द ही नहीं निकल रहा। ये बड़ी रक्षा नीति बना, वो अपनी कूटनीति बनाई आपने। करीब करीब 72 घंटे हो गए, 72 हाँ घंटे अब तो हाँ, एग्जैक्टली बेहतर हो गया। मुंह बंद है, एकदम सिला हुआ। चलिए, आपको और देखना है तो एक और क्लिप आपको दिखाते हैं, जरा देखिए कैसे जो संप्रभु देश होते हैं ना, जिनका आत्मसम्मान जागृत होता है, उन देशों का कैसे जवाब आता है उनकी तरफ से। जरा सुनिएगा, चीन के तरफ से अमेरिका को दिया गया जवाब, जरा गौर से सुनिएगा। If you want to have war, you will get war. If you want to destroy China, you will be destroyed. If you want to impose nuclear war on China, you will be wiped out by nuclear war. This is very serious. China's policy is very clear. China will not fire the first shot, but China will not allow you to fire the second shot. If you have not watched the Victory Day parade in Beijing on September the 3rd, one of the weapons China demonstrated is a missile with all the warheads. We call it 61 because it can contain 60 nuclear warheads plus one hydrogen bomb. Now, in the world of today, let me tell you, which country has hydrogen bomb? China is the only country with hydrogen bomb. And that ICBM can cover every corner of the world in less than 20 minutes and destroy any target in any corner of the world without any possibility of being intercepted. I hope Washington has learned the lesson. सुना आपने किस तरह से अमेरिका का मतलब अमेरिका कभी आमने सामने चीन के नहीं आएगा, इसमें भी आप यकीन कर लीजिए। वो दिखाया 61, 60 परमाणु बम और एक हाइड्रोजन बम एक साथ गिरा सकता है। 60 परमाणु बम, एक परमाणु बम ने तबाही मचा दी थी, 60 परमाणु बम और हाइड्रोजन बम कहीं अभी तक नहीं है कि है, वो कर हाइड्रोजन बम गिराएंगे और दुनिया का कोई कोना हमारे ऐसे हमारे रीच से बाहर नहीं है, और हमें जो है ट्रैक भी करना मुश्किल है कि कोई भी डोम और आयरन और गोल्डन कोई रोक पावे, कहीं भी हम मचा देंगे तबाही। पहली गोली हम चलाएंगे नहीं, दूसरी गोली चलाने का मौका नहीं देंगे। अगर तुमने चला दिया तो दूसरी फिर नहीं चला पाओगे, न ट्रिगर पर उंगली रहेगी, ना अंगूठा रहेगा और न ट्रिगर रहेगा। और आप देखिए वो आदमी कितना पीसफुली कह रहा है, कोई उत्तेजना नहीं है, बहुत स्मूथली, जिसको आप कहते हैं ना बड़े प्यार से समझा दिया, बड़े प्यार से समझा दिया उसने कि ये कैपेबिलिटीज। आपने विक्ट्री डे परेड देखी होगी, हमने जो जो प्रदर्शित किया है ये हमारे पास ही, ये एक ही हथियार बहुत है आपके लिए, बाकी तो वेस्ट ही जाएंगे। 60 एटॉमिक बम एक बार में वार रेड के तौर पर और एक हाइड्रोजन बम, कहीं कोई उत्तेजना नहीं। और आपके ऑपरेशन सिंदूर का समापन भी ट्रंप कर रहा है वहां से बैठ करके, आप 56 इंच लिए फिर रहे हो, 56 इंच लिए फिर रहे हो। घोषणा उस भाई ने कर दी 5:35 पे। आपका विदेश मंत्रालय आधे घंटे बाद आता है, विदेश सचिव, और एक लाइन बोल के चला जाता है कि सीज फायर इज देयर। फिर उसकी बेचारे की विदेश सचिव की ट्रोलिंग जो हुई 2 दिन तक पूरे परिवार की, वो देखी होगी आपने। भक्तों को लगा कि उसने सीज फायर कर दिया, सीज फायर तो भक्तों के ताऊ ने किया था जो अमेरिका में बैठा हुआ है। ये सारी स्थिति आशीष भाई, जो आज की तारीख में भारत की जो कमजोरी दिख रही है, वो आजाद भारत के इतिहास में कभी नहीं दिखी थी। डिप्लोमेटिक स्तर पे हो या स्ट्रेटेजिक स्तर पे हो, हर तरीके से आप कमजोर हैं, और पूरी दुनिया इस बात को देख रही है कि ना आप इधर के हैं ना उधर के। और जब आप इस स्थिति में होते हैं तो किंग कर्तव्य मूड की जो स्थिति है वो हमेशा घातक होती है। मोदी जी का 56 इंची डंका
अब पूरी दुनिया में बिल्कुल साफ तौर पे दिख रहा है कि किस तरीके से वो केवल मुंह के बली है, बाकी सारी चीजें सामने। चलिए, मुंह के बली हैं, बाहुबली रहे, मुंह के बली रहे, कुछ भी रहे, देश को बख्श दें, बस इतने हम निवेदन करते हैं, देश को बख्श दें, देश की संप्रभुता अक्षुण्ण रहे। यही खाली इसी के लिए चुना जाता है नेता को, ये लीडरशिप। अब आपका ऐसा क्या है? मैं तो ये भी कहता हूं हेमंत भाई, मैं अब एक नागरिक मैं भी हूं, तो मैं अपनी जिम्मेदारी से कह सकता हूं, बहुत होगा थोड़ा बहुत आपको समझता हूं, आपके भी तरफ से बोल सकता हूं। अगर खुल के मोदी जी बता दें कि हमारा ऐसा ऐसा है उस एपस्टीन फाइल में, मैं ये भी नहीं कहूंगा, आप लोग सब लोग कहते हैं जांच हो, इस्तीफा दो, मत दो, इस देश को बता दो कि ये है हमारी कमजोर नस, आप लोग हमसे नाराज मत हो ना, हम संप्रभुता के लिए लड़ेंगे देश के। हैं? इस देश में वाल्मीकि बना था ना, बात माफ कर देगा देश, मुझे यकीन है देश माफ कर देगा। और ये देश, इस देश में आप इतने लोकप्रिय तो माफ ही कर देगा। चलो यार, अपना मोदी जी तो बता ही दिए ना, जो किए थे बता दिए, जो उनका हरदीप किया था वो भी बता दिए, जो उनका अंबानी किया था अनिल छोटा वाला वो भी बता दिए, सब बता दिए और कह दिए कि अच्छा चलो जान दो, जो हो गया, भूल चूक लेनी देनी माफ करो, देश कर देगा माफ। आप अड़िए तो, आप लड़िए तो, लेकिन आप अड़े कहां पर हैं? सवाल पूछने वालों के सामने अड़े हैं कि सवाल नहीं पूछने दूंगा। आप लड़ किससे रहे हैं? इस देश में जो भी इस देश के जो ढांचा है, आत्मा है, उसको जो बचाने में लगे हैं, आप उनसे लड़ रहे हैं। आपकी लड़ाई राहुल गांधी से है, आपकी लड़ाई इस देश के उन पत्रकारों से है जो आप उससे सवाल पूछते हैं, आपकी लड़ाई उन जो है सिविल सोसाइटी के लोगों से है जो आपके नक्कार खाने में, मतलब जो भी आपके सारे सिस्टम पर सवाल उठाते हैं या उसके खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, आप उनसे लड़ रहे हो, आप उन्हीं के खिलाफ अड़ रहे हो। आप देश को सच बता दो एप्स्टीन फाइल्स का, गारंटी है इस देश में कोई भी जिसको आप कपड़ा देख के पहचानते हो वो भी आपके साथ खड़ा नजर आएगा, वो भी आपके साथ खड़ा नजर आएगा कि मोदी जी कोई बात नहीं, सबसे गलती होती है लाइफ में, आदमी फिसल जाता है कई वजह से, लेकिन बताओ तो साहब, आप वो छिपाने के चक्कर में सब कुछ उगाड़ दे रहे हो, सब उगाड़ दे रहे हो, वो छिपाने के चक्कर में सब कुछ उगाड़ दे रहे हो। कहते ना टोपी है, टोपी गिरने ना पाओ उसके चक्कर में पैंट उतर गया, बुशर्ट उतर गई, सब उतर गया, और टोपी खाली पता चला टोपी पकड़े और बाजार में घूम रहे हैं, बाकी कुछ ही नहीं है नीचे। तो वो बचाने के चक्कर में क्यों उगाड़ रहे हो सब कुछ? इजाजत दीजिए हमें, ये बहुत महत्वपूर्ण है दुनिया में हम कहाँ खड़े हैं, क्योंकि यही तो 12 साल से गढ़ा जा रहा है कि दुनिया में सबसे ऊपर हम खड़े हैं। तो हम जब चढ़े ही नहीं तो हम खड़े कैसे हुए? ये देखिए, समझिए, हमें इजाजत दीजिए। धन्यवाद हेमंत भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।